बात हम एक ऐसे मसले पर कर रहे हैं जिसकी खूब चर्चा हुई है भारत में और लगातार होती रही है, वो फ्यूजिटिव्स को लेकर, यानी कि जो बैंकों से पैसा लेकर भाग कर यहाँ आए हैं, उसकी कानूनी प्रक्रिया को लेकर। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है, जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दशकों में ये धारणा बनी है लंदन के बारे में कि उसे एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का ग्लोबल कैपिटल कहा जाने लगा है। और साथ में ये भी सच है कि बहुत सारे लोगों को लेकर ये बातें तमाम तरीके से उठती रही हैं कि लंदन उनको किसी और देश में अपराध करने के बाद, खासतौर पर आर्थिक अपराध, इकोनॉमिक ऑफेंस करने के बाद सबसे ज्यादा सूट करता है आना यहाँ पर। उसके बाद यहाँ की एक कानूनी प्रक्रिया है। तो लंदन एक सेफ जगह है, एक सुरक्षित जगह है ब्रिटेन, जहां पर वो अपने हिस्से का अपराध करके आ सकते हैं और उसके बाद यहाँ की कानूनी प्रक्रिया जो है उससे वो लड़ाई लड़ी जाती है। कुछ मामलों में सफलता मिली है भारत को, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ मामलों में यहाँ पर अरेस्ट भी हुए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये वो प्रतिशत नहीं है जिसकी उम्मीद की जाती है। और जैसे मैंने कहा कि वैश्विक स्तर पर दुनिया में यह धारणा बनी है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ग्लोबल कैपिटल लंदन है। ये कहानी 2018 की है, जब लोगों के अंदर एक भयंकर गुस्सा पनपा इस बात को लेकर किस तरह लोगों ने भारत के बैंकों का पैसा लूटा और फ्रॉड किया, और फिर वो पैसे वो बाहर लेकर विदेश चले गए। इसमें से एक प्रमुख जगह जो सामने आई थी वो थी ब्रिटेन की राजधानी लंदन। और स्वाभाविक है कि ये गुस्सा ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों के बीच भी निकलकर सामने आया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जटिल थी और सिर्फ नाराजगी के सेंटिमेंट से काम नहीं चल सकता था। मूल मसला हमेशा से ये है, जो खास तौर पर ब्रिटेन के भी न्यायिक सिस्टम पर लागू होता है, वो ये जिस देश में अपराध हुआ हो उसे उसी तरह बराबरी का अपराध दूसरे देश में भी साबित होना जरूरी। और इस न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता है, ठीक उसी तरह जिस तरह न्यायिक प्रक्रियाओं में भारत में भी समय लगता है। और स्वाभाविक है इसका फायदा जिस पर गंभीर आपराधिक आरोप हो, खासतौर पर फाइनेंशियल फ्रॉड के, यानी पैसों के साथ फ्रॉड करने के, उसे मिलता। समय मिलने के साथ साथ ये भी स्वाभाविक है कि उन गलत तरीके से हासिल किए हुए पैसे को ठिकाने लगाने का भी मौका और समय मिल जाता है। ऐसा ही नहीं, लंदन को दुनिया का ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग कैपिटल कहा गया है और इस बात को आर्थिक जालसाजी करने वाले दुनिया के अलग अलग लोग बखूबी जानते हैं और इस बात पर फायदा लेते हैं। भारत में और प्रवासी भारतीय जो ब्रिटेन में रहते हैं, उनके बीच नाराजगी का एक बड़ा हिस्सा ये भी था, भारत का सिस्टम किस कदर कमजोर और लचर हो चुका है। लोग इस स्तर पर बैंकों का पैसा लेकर विदेश निकल गए। भारत में पिछले कई दशकों में बहुत बड़ा मध्य वर्ग बसता है और शहरों में रहने वाला ये मध्य वर्ग बाकी देश की तरह दंग रह गया जब उसने खबरों की सुर्खियों में पढ़ा कि बड़े बड़े आंकड़े हजारों करोड़ रुपए के, जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। डिप्लोमेटिक चैनल से भी प्रयास हो रहा है, कानूनी तरीके से भी प्रयत्न हो रहा है। जिन 3 नामों ने जो आर्थिक अपराध के आरोपी थे, देश की छवि को नुकसान पहुंचाया, वो थे विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी। लेकिन ये सिलसिला कोई नया नहीं है और आज भी नाम और भी हैं जो आर्थिक अपराध के अलावा बाकी गुनाहों के लिए भी भगोड़े हैं।
हालांकि राहत इनमें से एक मामले में तब जरूर मिली जब नीरव मोदी की ब्रिटेन में गिरफ्तारी हुई। बाकी मामले अभी चल रहे हैं। ब्रिटेन के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि 1992 में हुई, लेकिन मामले इस तरह 1950 के बाद से ही आना शुरू हो गए थे, यानी कि आजादी के 3 साल बाद से ही। इस बात में कोई दो राय नहीं कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी कि प्रत्यर्पण संधि होने पर इस तरह के मामलों में दो देशों के बीच मदद जरूर मिलती है, लेकिन साथ में ये भी सच है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया से उस देश को गुजरना पड़ता है और यही वो धीमी रफ्तार का रास्ता तय कर देता है जो अपराधियों की एक तरह से मदद करता है। और माल्या जैसे मामलों में उनके आलीशान जिंदगी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी होती हैं, लोगों की नाराजगी बढ़ाते हुए। किसी भी देश में अपराध कर दूसरे देश में पहुंच जाने के बाद ये बहुत अहमियत रखता है कि अगर आपकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, प्रत्यार्पण संधि है उस देश के साथ, तो आप जो कोशिशें करते हैं राजनयिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर, आप जो कानूनी लड़ाई लड़ते हैं उसमें आपको जरूर लाभ मिलता है। ब्रिटेन और भारत की कहानी को जब मैं रिसर्च कर रहा था तो पता ये लगता है कि 1950, हम लोग 1947 में आजाद हुए, 1950 के बाद से ही केसेस सामने आने शुरू हो चुके थे और 1992 में जो प्रत्यर्पण की ट्रीटी बनी, जो एक्स्ट्राडिशन की संधि बनी, उसका एक तरह से उन केसेस का बैकग्राउंड भी, उसकी पृष्ठभूमि भी आधार थी। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि यही सब आज की परिस्थितियों में एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। तो इसीलिए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है वो अहमियत रखती, लेकिन फिर भी जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रक्रिया है, उसमें वक्त लगता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।